हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 27 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 26 तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018-2019 में पूछा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो का अंत तक बात कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उस पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा 25। अभी तक भारत में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उच्च न्यायालय है? तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उच्च न्यायालय है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली का एक उच्च न्यायालय है। दिल्ली का केवल ही उच्च न्यायालय है। दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और पूछा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्य की संख्या बोला जाए तो 28 लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 करा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिमोस किसका उपग्रह है तो बताइएगा मंगल का। मंगल का उपग्रह है। और मंगल का एक और उपग्रह का नाम क्या है? फोबोस। याद रखिएगा फोबोस मंगल का उपग्रह का नाम है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो बताइएगा गैनीमीड। गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से चलता है टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, और अगर वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो लगाइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें भारत के तरफ से प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें भारत के तरफ से प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। याद रखिए भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और पूछा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री कौन थे तो बताइएगा जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखिएगा जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977 में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता? 1977 में। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार का नाम नोबेल क्यों पड़ा? नोबेल पुरस्कार का नाम नोबेल ही क्यों पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उद्योगपति था। उद्योगपति था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल उसका नाम था क्या? अल्फ्रेड नोबेल। उसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार पड़ा। उसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई थी। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को किस लिपि के तहत दिया गया था राजभाषा में दर्जा? तो बताइएगा देवनागरी लिपि के तहत। देवनागरी लिपि के तहत हिंदी को राजभाषा की दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ
कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की ये महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो लंदन में। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 करा, संयुक्त राष्ट्र की नई राज्यसभा या कार्यपालिका भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की नई भाषा और कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, कार्यपालिका भाषा कौन सी है? तो बताइएगा राइट, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अरबी। अरबी एक ऐसी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की नई राजभाषा और कार्यालय भाषा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एक जगह पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषाएं हैं? तो बताइएगा 4। याद रखिएगा 4 भाषाएं, ठीक है, 4 भाषाएं थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। कौन कौन है? एक पहला हो गया चीनी, दूसरा हो गया स्पेनिश, और तीसरा हो गया रूसी, और चौथा हो गया अरबी। याद रखिएगा ये चारों का नाम, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषाएं थे? तो 4 बताइएगा, 4 भाषाएं थी, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 करा, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बड़ोदरा में। बड़ोदरा में सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो बताइएगा बड़ोदरा में। बड़ोदरा में भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? भारत का बीमारू राज्य में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार भारत का बीमारू राज्य माना जाता है। और एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार को किस रूप से माना जाता है? भारत का बीमारू राज्य माना जाता है। भारत का बीमारू राज्य किसे माना जाता है? बीमारू राज्य किसे माना जाता है? तो बिहार को। बिहार को भारत का बीमारू राज्य माना जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य किसे माना जाता है? सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य किसे माना जाता है? तो बिहार को सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य माना जाता है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य किसे माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को कम घनत्व वाला राज्य माना जाता है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा माना जाता है? यूपी को। यूपी को सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य किसे माना जाता है? तो सिक्किम को। सिक्किम को सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। सिक्किम को सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है काकड़ा पारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? काकड़ा पारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी के तट पर किस नदी घाटी से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाए ताप्ती घाटी से। ताप्ती घाटी से काकड़ा पारा परियोजना संबंधित है। ताप्ती घाटी से काकड़ा पारा परियोजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए कि नर्मदा घाटी से किस परियोजना की शुरुआत होता है? सरदार सरोवर परियोजना। पूछा जाए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी घाटी से होती है? तो नर्मदा नदी घाटी से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी घाटी से है? तो बताइएगा तो नर्मदा नदी घाटी से। और कृष्णा नदी से पूछा जाए कृष्णा घाटी से कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई थी? नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी घाटी से शुरू की गई? कृष्णा घाटी से, ठीक है, कृष्ण नदी घाटी से, ठीक है। और पूछा जाए कि तुंगभद्रा घाटी किस परियोजना से संबंधित है? तो तुंगभद्रा परियोजना से बताइएगा। तुंगभद्रा घाटी किस परियोजना से संबंधित है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 करा हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस युगीन काल से मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो बताइएगा कांस युगीन काल से संबंधित माना जाता है। अब हड़प्पा के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा का खोजकर्ता किसे माना जाता है? दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को हड़प्पा का खोजकर्ता माना जाता है। इसने कब हड़प्पा का खोज किया था? तो 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, ठीक है। 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और पूछा जाए एग्जाम में
भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो बताइएगा हड़प्पा। भारत का सबसे खोजा गया पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। याद रखिएगा, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। और एग्जाम में पूछा जाए कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग नहीं किया था? तो बताइएगा उसमें लोहा होगा। ठीक है, उसमें लोहा का प्रयोग नहीं किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग नहीं किया था? तो बताइएगा लोहा। ठीक है, और पूछा जाए कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो बताइएगा तांबा। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा बताइएगा मैग्नीज के लिए। ठीक है, मैग्नीज। उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए उड़ीसा प्रसिद्ध है। और झारखंड किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्चतम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? भारत में सर्वोच्चतम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मकराना। याद रखिए, मकराना से प्राप्त होता है सर्वोच्चतम प्रकार की संगमरमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मकराना किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा राजस्थान में मकराना स्थित है। राजस्थान में मकराना स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान में मकराना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 15 करा है, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पहले ये जान लीजिएगा पौंडीचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी क्या है? यूटी है। ठीक है, यूटी है। यूटी को केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन टेरेटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश के नाम जाना जाता है। तो पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1956 में। ठीक है, 1956 में पौंडीचेरी को भारतवर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और बात पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में कितने यूटी हैं? भारत में कितने यूटी हैं? तो बताइएगा कितना यूटी है? 8 है। वर्तमान में कितना है? 8 है। और एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, अब तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 करा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शपथ ग्रहण की आवश्यकता उनको नहीं होते हैं। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो बताइएगा उन्हें शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का अध्यक्ष करता है निर्णय। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए भाषा इस्तेमाल की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए भाषा इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है हिंदी अथवा अंग्रेजी, ऑप्शन डी है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके लिए? न्यायिक कामकाज के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा यूज किया जा सकता है। ठीक है, किसके लिए? न्यायिक कामकाज के लिए। और पूछा जाए कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? तो बताइएगा 22 भाषाएं हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा ऐसा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है?
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित से किसके अंतर्गत कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत कार्य करता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत काम करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। केपलर ने ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर पीछे ने जाए कि गैलीलियो के द्वारा क्या किया गया था, तो दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 21 करा सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किसने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किसने किया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाए। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 22 करा समान पुरुष का रक्तदाब कितना होता है। समान पुरुष का रक्तदाब कितना होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120/80 120/80 होता है। समान पुरुष का रक्तदाब कितना होता है, तो बताइएगा 120/80 होता है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा अथी है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी कालिक प्रकृति क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी की कालिक प्रकृति क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, सदैव के लिए, हमेशा के लिए, सदैव के लिए, हमेशा के लिए। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है। भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3 बार, ठीक है। भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है, 3 बार। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।